सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. जहांगीर खान तरीन साहब को साइडलाइन कराने में जो ग्रुप पेश था, उस ग्रुप में आप भी शामिल थे, इसके ऊपर आप कैसे कमेंट करेंगे? मेरा ख्याल है कि पहले एंकर हैं जिसने मेरे बारे में ये कहा है कि मैं भी उनको फारग कराने में शामिल था। मेरे ख्याल में ये किसी एक भी शख्स ने ना कभी किसी ने आवाज़ उठाई है, ना किसी ने बात की है। और वाइज डिसीजन रिवर्स भी होने चाहिए, बट द थिंग इज कि ये आपकी कन्फ्यूजन भी दिखाता है कैबिनेट की कि वो कंफ्यूज्ड है डिसीजन लेने में। यानी जिस वक्त डिसीजन लिया जा रहा होता है उस वक्त पब्लिक वेलफेयर सामने नहीं होती। जब पब्लिक सोशल मीडिया पे या डिजिटल मीडिया पे चीखती है तो फिर डिसीजन रिवर्स कर लिया जाता है। ये अफसोसनाक है। बाकी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इस बात पे बिलीव करता हूँ कि जब भी आपने कोई डिसीजन लेना है तो उसको बहुत थॉट थ्रू करना चाहिए। अगर कोई इनोसेंट है तो उसके खिलाफ उस वक्त तक केसेस नहीं बनने चाहिए जब तक कि आपके पास सबूत ना हो, जब तक आप उस मामले को कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव ना कर सकें। और अगर इन केस वो शख्स इनोसेंट डिक्लेयर हो जाता है, प्रूफ नहीं होता, प्रोसिक्यूशन वीक होती है, तो उस सूरत में जिस शख्स ने उनके ऊपर मुकदमात खड़े किए थे, क्या उनको अखलाकी तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? ये मेरा ख्याल है, ये मेरा काम नहीं है कि मैं अदारों को बताऊं कि उनको क्या करना चाहिए। तो हमारी जो चीज़ें हैं वो लीक हो जाती हैं, वो बाहर की दुनिया तक पहुंच जाती है। किसी बात को लीक करेगा उसको हम रिप्रीमांड करेंगे, पनिश करेंगे। गवर्नर साहब, बात अगर लीक हो जाए और कोई और कर रहा हो, चैलेंज है गवर्नर साहब, बात कोई और कर रहा हो तो समझ में आती है ना। और अगर लीक की हुई बात खुद हुकूमत का कोई वफाकी वजीर करे तो वो तो लीकेज तो ना हुई। तो आगे जाना है और मैं तो इस बात पे बिलीव करता हूँ कि एवरीवन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी इन कोर्ट ऑफ लॉ। मसला तो सारा सर कोर्ट ऑफ लॉ में गिल्टी प्रूव होने का है ना गवर्नर साहब। मसला तो सारा कोर्ट ऑफ लॉ में गिल्टी प्रूव होने का है। और गुज़िश्ता 2 साल से तो हम यही देख रहे हैं, मुसलसल लोग छूट रहे हैं क्योंकि सबूत नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि जिस नौइयत की मीडिया में खबरें चलती हैं कि इतने बुरे हालात पार्टी के अंदर थे। सर खबरें नहीं चलती मेरे ख्याल गवर्नर साहब, खबरें नहीं चलती, खबरें बाद में चलती हैं जब कोई वफाकी वजीर और उनका ताल्लुक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री से है, वो अगर एक इंटरनेशनल टेलीविजन को इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि 6 महीने का वक्त दिया गया है, तो खबर तो उन्होंने खुद दी ना। कम से कम मेरे इल्म में नहीं है कि 6 महीने का हमें नोटिस दिया है। मेरे ख्याल में अवाम ने हमें 5 साल का मैंडेट दिया है और हम 5 साल अपने पूरे करेंगे। -1 के हवाले से सर पीपल्स पार्टी कहती है कि हम -1 नहीं चाहते। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कहती है कि -1 जमहूरी इक़्तिदार के खिलाफ है, हम भी -1 नहीं चाहते। लेकिन फ्लोर ऑफ द हाउस पे खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान -1 की बात कर जाते हैं। ये बात उस वक्त कोई बंदा करता है जब उतने प्रेशर में हो कि -1 की किसी ने बात की हो। जब मुल्क की 2 बड़ी अपोजिशन जमातें -1 की बात नहीं करती और प्राइम मिनिस्टर अपने मुंह से कह देते हैं, तो प्रेशर किस तरह का प्रेशर है सर फिर? और अगर प्रेशर नहीं है तो ये बात करने की जरूरत क्या थी? आप जरदारी को -1 नहीं कर सके, जरदारी साहब को, आप नवाज शरीफ को -1 नहीं कर सके, तो इमरान खान को आप कैसे -1 कर लेंगे? बुज़दार साहब की रिप्लेसमेंट इन दोनों शख्सियात में अगर हो सकती है तो कौन बेहतर हो सकती है? चौधरी परवेज इलाही साहब, हाशिम जमा बख्त। अभी चूंकि वैकेंसी खाली नहीं है तो मैं चीज़ों को मफरूज़ों पे नहीं बिलीव करता। मेरे ख्याल में अभी जब वैकेंसी खाली होगी तो फिर आप सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब दूँगा। गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। आम इंतखाबात को 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इन 2 सालों के दौरान हुकूमत वक्त यानी वफाकी हुकूमत, हुकूमत पंजाब, KPK, इन तीनों हुकूमतों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत सारे नशेबो फराज का सामना करना पड़ा। अब अवाम की हालत बदली हो या ना बदली हो, लेकिन अवाम की राय ज़रूर बदली हुई दिखाई देती है। मुख्तलिफ किस्म के सर्वेज हो रहे हैं। कुछ लोग अपनी ज़ाती हैसियत में सर्वेज कंडक्ट करते हैं और कुछ इदारे कंडक्ट करते हैं। इदारों की अगर बात की जाए तो गैलप सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में कमी हो रही है। इसी तरह का एक सर्वे मैंने ट्विटर पे भी कंडक्ट किया और इस सर्वे के मुताबिक सवाल ये था कि आप आइंदा किसको वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, यानी अगर अगले इंतखाबात होते हैं तो उसमें वज़ीर आज़म कौन होने चाहिए।
82% लोगों ने अभी भी इमरान खान साहब का नाम लिया है। उसके बाद दूसरा नंबर शहबाज शरीफ साहब का आता है, तीसरा बिलावल भुट्टो का आता है, और उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि इन तीनों में से कोई ना बने। ये सारे सवालात, जवाबात, सर्वेज, उनका कंडक्ट किया जाना, नताइज अपनी जगह, लेकिन एक बात तय है कि 2 साल के दौरान बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो शायद नहीं होनी चाहिए थी। जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के इंतहाई करीब समझे जाते थे वो इंतहाई दूर चले गए। वो लोग जो दूर रहने चाहिए थे वो बेंचों पर खान साहब के करीब दिखाई दिए। तो ये तब्दीली थी जो कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन बहालत मजबूरी वो एक्सेप्ट की जा रही है। अब जहांगीर खान तरीन साहब को हुकूमत वक्त से या वज़ीर आज़म पाकिस्तान से दूर करने में किनका हाथ था? क्या असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और तरीन साहब के दरमियान कोई डिवाइड थी या नहीं थी? उस्मान बुरदार साहब में ऐसी कौन सी खासियत है कि वो अभी तक पंजाब के वज़ीर आला के तौर पर टिके हुए हैं? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब जानना ज़रूरी है। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट टुनाइट से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है, हैशटैग नया पाकिस्तान। हैशटैग नया पाकिस्तान। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाहजा करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट टुनाइट, नया पाकिस्तान और नया पंजाब। एक ग्रोइंग इकॉनमी, एक तरक्की करती हुई इकॉनमी क्रैश हो चुकी है। इसी तरह आज से 2 साल पहले मुल्क में 4% इन्फ्लेशन थी, आज वो इन्फ्लेशन 13% पे पहुंच चुकी है। आपको दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलेगी कि इतना बड़ा मेगा क्रैश किसी इकॉनमी का हुआ हो जो इस नाअहल, नालायक और ना तजुर्बेकार हुकूमत के हाथों हो चुका है। कठपुतली राज कर रहा है। अब सारे पाकिस्तान एक पेज पे कि इस इलेक्टेड इमरान को जाना पड़े। इमरान खान साहब ने हर माफिया को एनआरओ दिलाया। चीनी चोरी में एनआरओ, आटा चोरी में एनआरओ, तेल चोरी में एनआरओ, और सबसे बढ़कर आपके सामने कुलभूषण यादव के लिए भी एनआरओ। अब जिसकी सियासत का आगाज पर्ची से हुआ हो वो जमहूरियत को क्या जाने। फिर उसके बाद कुलभूषण का नाम लेने पे आप कतराते थे। रेमंड डेविस को आपकी दौरी हुकूमत में छोड़ दिया गया। हजरत अल्लामा मौलाना फजल रहमान साहब नज़रुल्लाह अलैह रहमत बरकातहू आलिया मिसाके जमहूरियत के लिए जो भाग दौड़ थी, APC थी, वो समर आवर हो गई, वो जनाब हल आवर हो गई। और उनका भाई ज़ियाउर रहमान साहब डिप्टी कमिश्नर कराची जो है वो तैनात है। फजलुर रहमान साहब की हर भाग दौड़ जो है वो असूल के नाम पे वसूल की सियासत होती है। इन हालात में ऑपोजिशन की 2 बड़ी जमातें मुत्तफिक हैं कि इस नाअहल हुकूमत से निजात हासिल करना पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की उमंगों की तर्जुमानी है। हम तो जो इस हुकूमत में जैसे जान छुड़ाने की कोशिश करेंगे। इमरान खान साहब खुद भी बड़ी तेज़ी में हैं, वो भी अपनी हुकूमत से जान छुड़ाना चाहते हैं। हमारी ये कोशिश ज़रूर है कि जल्द अज जल्द इनको फारिग किया जाए, क्योंकि जितना अरसा, जितने दिन ये हुकूमत में रहेंगे, ये हुकूमत जारी रहेगी, पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगी तल्ख होती चलेगी। ये जो APC वगैरह है इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट का
जो असल क्राइटेरिया है वो अपनी परफॉर्मेंस है। हलवे के ऊपर जो मीटिंग होगी वो कितनी इफेक्टिव होगी, लिहाजा ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस नहीं है, ऑल पार्टी हलवा ग्रुप पार्टी है। जो PMLN है उसका भी तो यही नहीं पता कि नवाज शरीफ लीडर है, शहबाज शरीफ लीडर है, मरियम लीडर है, खकान अब्बासी लीडर है, ख्वाजा आसफ लीडर है। ये मुल्क को गुंतानामो बे बनाने जा रहे हैं और इन्हीं पॉलिसियों की वजह से कारोबार जो है वो बिल्कुल नापैद हो चुका है। ये कोरोना की वजह से इनको 6 माह का अरसा जो है रिलीफ मिला है। ऑन द डिबेट टुनाइट, चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, गवर्नर पंजाब और वफाक की पंजाब में अलामत। मैं ऑनरेबल गवर्नर साहब को वेलकम कहता हूं। गवर्नर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपने एक्सक्लूसिवली DSNG लिंक पे हमारे लिए वक्त निकाला है। पहला सवाल मेरा आपसे APC के हवाले से होगा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के ऊपर बड़ी तबाज़माई होती रही है गुज़िश्ता 7-8 महीने में, और अब किसी हतमी नतीजे की तरफ जा रही है। बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ साहब की टेलीफोनिक बातचीत हुई है और कहा यह गया है कि शहबाज शरीफ साहब जब तक सेहतयाब नहीं होते तब तक APC नहीं होगी, और जैसे ही सेहतयाब होंगे तो APC हो जाएगी। इससे कुछ निकलता हुआ देख रहे हैं आप ग्रैंड अपोजिशन अलायंस से? देखिए जी, मेरा अपना ख्याल है कि जो सियासी जमातें पिछले 2 साल में किसी भी इशू पे इकट्ठी नहीं हो सकी, तो अब कौन सी चीज़ ऐसी है जो इनको इकट्ठे कर देगी। तो अब भी कोई ना कोई और इशू निकल आएगा। अब कोविड का इशू है, फिर और इशू निकल जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जमातें जो हैं, देखें ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं इनके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, इनकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, अपनी अपनी सोच होती है। फिर पार्टी के अंदर बहुत सी जो है लोगों के नज़रियात मुख्तलिफ होते हैं। तो मुझे तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि अपोजिशन जो है एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी होगी। लेकिन अगर इकट्ठी हो भी जाएगी तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2023 तक किसी किस्म का भी कोई चैलेंज या ख़तरा है। आप कहते हैं कि कोई चैलेंज या ख़तरा नहीं है, लेकिन आपके अपने मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो वाबस्ता हैं वो चैलेंज और ख़तरा बनते जा रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला देख लीजिए ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के मामले के ऊपर, और नैब को जितना कड़ी तनकीद का निशाना उस फैसले में बनाया गया है, इससे ऐसा नहीं लगता कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के इस पॉइंट को तमाम अपोजिशन मिलकर बहुत ज़्यादा उछालेगी और ख़तरा बन सकता है गवर्नमेंट के लिए? देखें, पहली बात तो ये है कि हमें ये ज़रूर तय करना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नैब नहीं है और नैब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है। पाकिस्तान की हुकूमत नैब नहीं है और नैब हुकूमत पाकिस्तान नहीं है। नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है, वो अपने फ़ैसले ख़ुद करते हैं। हमारे जबकि हम इक़्तिदार में हैं, हमारे जो वज़रा हैं उनको नैब ने उठाया है, उनको इन्वेस्टिगेट किया है, उनको अरेस्ट किया है। तो मैं नहीं समझता कि अगर कोई सोच है कि नैब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन्फ्लुएंस में है। हम तो नैब को भी और तमाम अदारे जो हैं उनसे ये कहते हैं कि एहतसाब जो है वो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, बिला तफरीक होना चाहिए, बिला इम्तियाज़ होना चाहिए, और कानून की नज़र में चाहे कोई अमीर है, गरीब है, ताकतवर है, कमज़ोर है, किस सियासी पार्टी से उसका ताल्लुक़ है, वो सियासी पार्टी इक़्तिदार में है, अपोजिशन में है, सब के साथ जो सलूक है वो होना चाहिए, और जस्टिस मस्ट बी डन एंड जस्टिस मस्ट बी सीन टू बी डन। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन जो हैं वो नैब के बारे में दी हैं, तो उससे मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत का इसमें किसी किस्म का भी कोई हिस्सा है या अमल दखल है। गवर्नर साहब, ऑब्जर्वेशंस भी तो फैक्ट्स के ऊपर दी जाती है ना। आप कहते हैं कि नैब हुकूमत नहीं है और ना ही हुकूमत नैब, लेकिन हुकूमती ओहदेदार जब किसी पोजीशन पे होते हैं और जब किसी पर गिरफ्तारी डाली जाने वाली होनी थी, उससे 2 दिन पहले वो तमाम तर मामलात को आश्कार कर देते थे। फवाद चौधरी साहब उसमें वज़ीर इत्तलात थे, इसके अलावा दीगर लोग थे। तो ये भी ऑब्जर्वेशंस में आता है ना कि गवर्नमेंट के जब इतने बड़े बड़े रिप्रेजेंटेटिव्स किसी की गिरफ्तारी से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले बात कर जाएं तो फिर तो मसाइल बनते हैं ना सर। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये पाकिस्तान की ये बदकिस्मती है कि हमारे अदारों में, चाहे वो प्रोविंशियल
गवर्नमेंट के इदारे हैं, फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हैं, तो हमारी जो चीज़ें हैं वो लीक हो जाती हैं, वो बाहर की दुनिया तक पहुंच जाती हैं। और इसमें मैं समझता हूं कि हमें, मेरा अपना दफ्तर है और बहुत से दफ्तर हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल है, स्टाफ को भी कहते हैं कि कॉन्फिडेंशियल है, और जो भी ऐसी किसी बात को लीक करेगा उसको हम रिप्रीमांड करेंगे, पनिश करेंगे। गवर्नर साहब, लेकिन ये एक बात अगर लीक हो जाए और कोई और एक कर रहा बड़ा हो, चैलेंज है। गवर्नर साहब, बात कोई और कर रहा हो तो समझ में आती है ना, और अगर लीक की हुई बात खुद हुकूमत का कोई वफाकी वजीर करे तो वो तो लीकेज तो ना हुई, वो तो स्टेटमेंट हो गई जो कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे आती है। वो हुकूमत के जो वज़रा हैं वो भी हमारी जो है सोसाइटी का हिस्सा हैं, और जब बातें जो हैं बाहर निकलती हैं तो बस सिर्फ फ़र्क ये है कि हुकूमती वज़रा कह देते हैं और बाकी लोग जो हैं वो कहते हैं, लेकिन उनकी बात जो है वो टीवी और अखबारों में हिट नहीं करती। लेकिन तकरीबन अंदाज़ा जो है दूसरे लोगों को भी होता है। लेकिन मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि जो भी अदारों की इश्यूज़ हैं, किसको उन्होंने गिरफ़्तार करना है, किसको उन्होंने नहीं गिरफ़्तार करना, कब करना है, इसमें हमारी कोई किसी किस्म की भी अमल दखल जो है वो नहीं होना चाहिए। गवर्नर साहब, इस सारे मामले के ऊपर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि उस्मान बुज़दार साहब के मामले के ऊपर वज़ीर आज़म का जो स्टैंड है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का स्टैंड, वो बड़ा ही रिजिड और फर्म नज़र आता है। अच्छी बात है, होना चाहिए, किसी भी लीडरशिप को अपने खिलाड़ियों पर एतमाद ज़रूर होना चाहिए, लेकिन अगर खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के ऊपर क्वेश्चंस हों तो फिर किससे सवाल किया जाए? चौधरी साहब देखें, इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, और आपको मालूम है कि पार्लिमानी सिस्टम में जो फ़ैसले हैं ये हमारे ही मुल्क में नहीं बल्कि यूरोप में भी जो पार्लिमानी लीडर होता है वो मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, मशीरों को अपॉइंटमेंट करता है, और जो सूबे हैं उनमें भी नॉमिनेशन करने में उसका एक जो है अमल होता है, हिस्सा होता है। तो प्राइम मिनिस्टर ने उस्मान बुज़दार को चीफ़ मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किया, मुझे गवर्नरशिप के लिए नॉमिनेट किया, लेकिन जब मुझे गवर्नर नॉमिनेट कर दिया तो मुझे किसी असेंबली से या किसी से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो उस्मान बुज़दार ने तो जो पंजाब की असेंबली है उन्होंने उनको मुंतखब किया है, और अब भी आपने देखा होगा कि जो हमारी कैबिनेट की मीटिंग हुई है पंजाब की, तो तमाम कैबिनेट ने यूनानिमसली मुत्तफ़िका तौर पर उस्मान बुज़दार की जो चीफ मिनिस्टर है उस पर एतमाद का इज़हार किया है। जाहिर है आपके मामले के ऊपर आपको अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अपने प्रोगेटिव को इस्तेमाल करते हुए आपको गवर्नर बनाया है तो जाहिर है उनका प्रोगेटिव है, इसी तरह से वो किसी भी खिलाड़ी को सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। लेकिन बात यह है कि परफॉर्मेंस जज करने का पैमाना एक तो वो है जो गवर्न कर रहे हैं वो देखेंगे, एक वो है पब्लिक जो देख रही है जिन्होंने इलेक्ट किया और आपको लाए हैं। गैलप सर्वे आपके सामने है, उस सर्वे के मुताबिक पंजाब के अंदर पॉपुलैरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कम हो रही है बतौर गवर्नमेंट, नून लीग की बढ़ रही है। तो फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस तो बाद में आता है, पब्लिक के अंदर आप जाएंगे तो आपको तो फिर अंदाजा होना चाहिए कि पब्लिक किस तरह रिएक्ट करती है। सर देखिए, पहली बात यह है कि मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि इवन वेस्टर्न डेमोक्रेसीज जो हैं, जब कोई भी हुकूमत बरसर इक़्तिदार आती है तो उससे पहले बहुत से उनकी कमिटमेंट होती हैं, बहुत से वादे होते हैं जो कि चंद महीनों में, चंद हफ्तों में या एक दो साल में पूरे नहीं हो सकते। तो पहले मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं, अनपॉपुलर डिसीजन करने पड़ते हैं। तो उन हालात में यकीनी तौर पर कोई जो पॉपुलरिटी है उसमें लोगों की तवक्कुआत पे जब पूरी नहीं होती तो उनमें थोड़ी बहुत जो है वो रिजर्वेशन या गुस्सा और नाराज़गी पाया जाता है। लेकिन ये भी देखें कि हमारे चैलेंजेस कितने बड़े थे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब हम इक़्तिदार में आए तो पंजाब हुकूमत का जो डेवलपमेंट का बजट था वो 640 अरब रुपए था। जी हाँ। लेकिन वो इतने बड़े खर्चे जो हैं मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता था, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता, मुल्क अपने कर्जे नहीं दे सकता था। तो हमने उसको कम करके अपनी जो अफोर्ड कर सकते थे तो हमने डेवलपमेंट बजट जो है कम करके 240 अरब रुपए कर दिया। तो आप देख लें कि इतनी बड़ी रिडक्शन जो है
डेवलपमेंट फंड में तो जाहिर है कि जिन इलाकों में सड़कें जानी थी, जहाँ पर स्कूल बनने थे, जहाँ कॉलेजेस बनने थे, जहाँ पर डेवलपमेंट और का काम होना था, वो उसमें नुमायाँ कमी आई है। और उसके बाद जो प्रोजेक्ट नून ने शुरू किए हुए थे वो तकरीबन 1200 अरब रुपए के थे। तो हम तो 3-4 साल का सारा बजट जो है, जो पिछले प्रोजेक्ट हैं उन पे लगा दें तो वही मुकम्मल होते हैं। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं हुकूमत के सामने। और उसके अलावा फिर आपको मालूम है कि हमारे जो डॉलर मुल्क से बाहर जाते थे, डॉलर मुल्क के अंदर आते थे, उनमें तकरीबन करंट अकाउंट डेफिसिट जो है 19 बिलियन डॉलर था, उसको कम करके हमने 3 बिलियन डॉलर पे लाए हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फिर कोविड-19 के दौरान आपको मालूम है कि पूरी दुनिया जो है किन मुश्किलात से गुजरी है और किस तरीके से मईशत जो है लोगों की असरअंदाज हुई है। तो पूरे पाकिस्तान के लोग जो हैं वो कह रहे थे कि जी कंप्लीट लॉकडाउन करना चाहिए, ये पॉलिसी ठीक नहीं है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि अगर हम कंप्लीट लॉकडाउन कर लेते, अगर प्राइम मिनिस्टर प्रेशर में आ जाते तो हमारी मईशत का क्या हाल होता, हमारी बेरोज़गारी का क्या हाल होता। अभी बहुत डैमेज हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन आप अंदाज़ा कर लें कि अगर पूरा मुल्क लॉकडाउन हो जाता तो उसके क्या असर होते। गवर्नर साहब, स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला बड़ा अच्छा फैसला है, पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है, हम भी अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन कोविड-19 इज नॉट ओवर एज येट, अभी तक उसकी वेव गुजरी नहीं है। और दूसरी बड़ी बात जो आप कर रहे हैं कि इकोनॉमी डैमेज होती है, तो इससे बड़ी क्या डैमेज होगी इकोनॉमी। -0.04 पाकिस्तान की 73 साल तारीख में सबसे पहले हम, और इससे पिछले साल की अगर देख लें 1.9 GDP आपका था। चलें, ये तो वो टेंजिबल बजटिंग फिगर्स हैं जो हम पब्लिक को नहीं बता सकते। लेकिन आप बात कर रहे थे अनपॉपुलर डिसीजंस की, तो क्या ये अनपॉपुलर डिसीजन नहीं था कि आपने 35 रुपए PTV लाइसेंस फीस से 100 रुपए कर दी और फिर आपने वो अपना डिसीजन वापस ले लिया। ये तो अफसोसनाक बात है। यानी पब्लिक तो फिर सवाल करती है कि आप बड़े बड़े बजट फिगर्स हमें देते हैं, उसका हमें क्या फायदा है जब जनरल जो फिगर्स हैं वो उनके अगेंस्ट जाते हैं। अच्छा, पहले तो मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि आपने फरमाया कि हमारी जो GDP है जी, उसका -0.04%। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जी -0.04। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप ये कंपेयर करें कि सिर्फ बरतानिया में एक महीने में उनकी GDP जो थी -24% थी। आप अमेरिका की GDP देख लें, आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री की देखें, कंपैरिजन करें आप। अगर तो हम दूसरे मुल्कों से बहुत वर्साफ हैं, हमने कोविड-19 दूसरे मुल्कों से बेहतर नहीं डील किया, तो फिर ज़रूर हम पे क्रिटिसाइज़ करें। आई एम ग्लैड कि आपने जो प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी है स्मार्ट लॉकडाउन की, आपने उसकी तारीफ़ की है और आपने ये कहा है कि अच्छा बहुत अच्छा फैसला था। जाहिर है कि कोविड-19 के जो कंसिक्वेंसेज हैं, ये कंसिक्वेंसेज जो हैं हमने भुगते हैं। लेकिन ये भी आपकी बात दुरुस्त है कि इट इज़ नॉट ऑल ओवर। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे सामने अल्लाह के फजल करम से जो प्रेडिक्शन थी इंपीरियल कॉलेज की, दूसरी दुनिया के अदारों की, वो जो हैं हमने उनको रिवर्स कर दिया है। अब माशाल्लाह मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ बात कि जब मैं अपने वाइस चांसलर से और MS जो हैं हमारे अस्पतालों के, जब मेरी उनसे बात होती है तो वो मुझे बताते हैं कि अब सिर्फ जो बेड्स हमने कोरोना के लिए एलोकेट की थी, जो तैयारी की थी, उनका सिर्फ 15% बेड जो हैं कोरोना पेशेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, 85% बेड जो हैं वो खाली हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक ये पॉजिटिव बात है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी एक और बड़ा चैलेंज है। जी प्लीज। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, अब मवेशी मंडियाँ हैं, उसके बाद ईद उल अज़हा है, उसके बाद मुहर्रम अल हराम है। तो ये 3 चैलेंजेस हैं हमारे। तो अगर हमने इन 3 चैलेंजेस पे पूरे उतर गए और पिछली ईद उल फितर की तरह और फिर शॉपिंग सेंटर्स में जिस तरीके से लोग जश्न मनाने के लिए गए और जिस तरीके से लोग फिर शहरों से गाँव में अपने अजीज़ों के साथ ईद मनाने गए, अगर हम उन गलतियों को रिपीट ना किया, उन गलतियों को ना दोहराया, तो इंशाअल्लाह मैं ये बात बड़े वसूख से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह अगले जो महीना है उसके एंड तक हम बहुत हद तक जो है कोरोना वायरस पे काबू पा लेंगे। बुज़दार साहब की रिप्लेसमेंट इन दोनों शख्सियात में अगर हो सकती है तो कौन बेहतर हो सकती है?
चौधरी परवेज इलाही साहब, हाशिम जमा बख्त। अभी चूंकि वैकेंसी खाली नहीं है तो मैं चीज़ों को मफरूज़ों पे नहीं बिलीव करता। मेरे ख्याल में अभी जब वैकेंसी खाली होगी तो फिर आप सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब दूँगा। वेलकम बैक। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है, उनसे अपने गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गवर्नर साहब, अब जिस तरह मैंने पीटीवी लाइसेंस फीस से पूछा था, आपने उसका जवाब नहीं दिया। 35 से 100 रुपये किया और 100 रुपये करने के बाद फैसला मौखर कर दिया गया। इसी तरह बहुत सारे और फैसले हैं जिनके ऊपर लगता है ऐसा है, जिनके ऊपर लगता है ऐसा है कि नोटिस लिया जाए तो चीज़ें गायब हो जाती हैं। तो इस पर आपका जवाब बनता है, क्योंकि आप वफाक की अलामत है, वफाक को ज़्यादा बेहतर डिफेंड कर सकते हैं। जी, मैं बिल्कुल आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। जी देखिए, पहली बात तो यह है कि 35 रुपये से 100 रुपया किया है, उसमें फाइनेंशियल जो इश्यूज हैं पीटीवी के, ये हमने तो नहीं पैदा किए, ये तो बैकलॉग है जिसको हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद ये भी है कि अगर कोई हमने फ़ैसला किया है और उस पर अमल दरामद नहीं किया तो उसको मेरे ख्याल में अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये आवाम का इशू था और आवाम ने इस पर रिएक्ट किया है, और उस रिएक्शन की वजह से कैबिनेट ने बड़ा वाइज डिसीजन किया है कि उन्होंने ये इजाफा जो है इसको फर्दर कंसिडरेशन के लिए रोक दिया है। गवर्नर साहब, वाइज डिसीजन एड्रेस होने चाहिए और वाइज डिसीजन रिवर्स भी होने चाहिए, बट द थिंग इज़ कि ये आपकी कन्फ्यूजन भी दिखाता है कैबिनेट की, कि वो कंफ्यूज्ड है डिसीजन लेने में। यानी जिस वक्त डिसीजन लिया जा रहा होता है उस वक्त पब्लिक वेलफेयर सामने नहीं होती, जब पब्लिक सोशल मीडिया पे या डिजिटल मीडिया पे चीखती है तो फिर डिसीजन रिवर्स कर लिया जाता है। ये अफसोसनाक है। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का मामला था, वो आपके हमारे सामने है, एकदम 25 रुपये बढ़ा दी गई। देखिए मैं अर्ज़ करूं जी, मैं तो इस बात पे बिलीव करता हूं कि जब भी आपने कोई डिसीजन लेना है तो उसको बहुत थॉट थ्रू करना चाहिए, उसको बार बार सोचना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि डिसीजन जो है वो लेना जो है वो लेने चाहिए, लेकिन मुश्किल डिसीजन भी लेने चाहिए, क्योंकि हमने मुल्क को इस बहरान से निकालना है। और आप देख लें कि जब हम बरसर इक़्तिदार आए थे तो आप सब लोग ये बात कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, हम कर्ज़ों की किस्तें अदा नहीं कर सकेंगे, हम कर्ज़े वापस करने की पोजीशन में नहीं होंगे। तो वो सारे बहरान जितने भी वन आफ्टर आए हैं, हमारी हुकूमत ने उनको यकीनी तौर पर टैकल किया है, उनको फेस किया है। बाकी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो है चीनी का भाव है वो एक क्राइसिस था, गंदम का क्राइसिस है, आटे का क्राइसिस है। तो ये तमाम इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो पूरी कोशिश जो है वो कर रही है। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं चाह रहा था कि इसको स्किप करता, लेकिन पूछना ज़रूरी है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के हवाले से ऑब्जर्वेशन सामने आई सुप्रीम कोर्ट की, नैब के ऊपर बड़ी तनकीद हुई। अब एक शख्स जिसके ऊपर 1.5 साल या 2 साल से मुकदमात चल रहे हों, वो भुगत रहे हों, और अगर बाद में वो चीज़ सामने नहीं आती, साबित नहीं होती, या प्रोसिक्यूशन वीक होती है, तो ऐसे शख्स के ऊपर गलत इल्ज़ामात या गलत मुकदमात बनाने के ऊपर माफ़ी मांगनी चाहिए बनाने वालों को। देखिए, मैं इस बारे में कोई कमेंट जो है वो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो हमारी बुनियादी ख़राबियाँ हैं, और ये बात मैं पिछले 20-25 साल से कर रहा हूँ, जितने भी हमारी हुकूमतें आई हैं, तो मैंने उनको एक ही बात कहता हूँ कि ये जो हमारा जस्टिस सिस्टम है इसमें बहुत सी तब्दीलियाँ होने वाली हैं। पहली बात तो यह है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो, जब भी इन्वेस्टिगेशन होती है, किसी की भी होती है, तो वो इन्वेस्टिगेशन करने वाले जो हैं उसमें बहुत सी कमज़ोरियाँ, बहुत सी खामियाँ रह जाती हैं। उसके बाद जब प्रोसिक्यूशन होती है तो प्रोसिक्यूशन नाम की तो पाकिस्तान में चीज़ ही कोई नहीं है। जब आप देखें, जितना मर्ज़ी आप कर लें, कि जब वकील अदालत में पेश होता है तो वो मैटर करता है कि वो अपना एविडेंस जो है कोर्ट ऑफ लॉ में स्टैकअप करना पड़ता है, क्योंकि जज ने जो फैसला करना है वो एविडेंस देख के करना है, और अगर एविडेंस स्टैकअप नहीं करता तो जज जो है वो लोगों को छोड़ भी देता है, फिर बेल भी हो जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने जो निज़ाम है उसको बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि कोई भी शख्स
जो इनोसेंट है वो उसको मतलब जो है वो उसको उसके बारे में पहले पूरा होमवर्क करना चाहिए, और ताकि कोई भी इनोसेंट शख्स जो है वो बग़ैर जो है अगर उसके ख़िलाफ़ चार्जेस नहीं हैं तो उसको जेलों में सफ़र जो है वो नहीं करना चाहिए। लेकिन चूँकि ये एक इंडिविजुअल केस है, मुझे नहीं इस बारे में कोई डिटेल्स नहीं है, तो इसलिए मैं इस पर कोई कमेंट जो है वो नहीं करना। बड़ी ज़बरदस्त बात की गवर्नर साहब, मुझे आपकी एक बात बड़ी अच्छी लगती है, आप सीनियर सियासतदान हैं और जाहिर है कि आप अगर तनकीद बनती है जहाँ पर चाहे आपके अपने साथी क्यों ना हो, आप उनके ऊपर तनकीद करते हैं, और हमने आपकी लास्ट गवर्नरशिप में ये देखा था। अब मुझे आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कह दी कि अगर कोई इनोसेंट है तो उसके खिलाफ उस वक्त तक केसेस नहीं बनने चाहिए जब तक कि आपके पास सबूत ना हो, जब तक आप उस मामले को कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव ना कर सकें। और अगर इन केस वो शख्स इनोसेंट डिक्लेयर हो जाता है, प्रूफ नहीं होता, प्रोसिक्यूशन वीक होती है, तो उस सूरत में जिस शख्स ने उनके ऊपर मुकदमात खड़े किए थे, क्या उनको अखलाकी तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? देखिए, मैं अर्ज़ करूं कि मैं पहले भी मैंने अर्ज़ किया है कि मेरा ख्याल है ये मेरा काम नहीं है कि मैं अदारों को बताऊं कि उनको क्या करना चाहिए। अदारे जो हैं वो ख़ुद मुख्तार हैं, तो जो अदारे काम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूं कि हमेशा चीज़ें जो हैं उनमें रिफॉर्म्स की हमेशा जो है वो ज़रूरत होती है, और मेरे ख्याल में हमारे जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं सबको हमें इकट्ठे मिल के बैठना चाहिए, और ये जो ऐसे इश्यूज़ हैं उन पे गौर हौज होना चाहिए कि किस तरीके से हम जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है उसको स्पीड अप भी कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत हिस्टोरिक फ़ैसला किया है, और मैं तो चीफ जस्टिस साहब को रियली मैं समझता हूँ कि जितना वो बड़ा फ़ैसला है उतना मीडिया में और दूसरी जगह पे उनको उनकी पजीराई जो है जिस तरीके से होनी चाहिए नहीं हुई थी, कि उन्होंने कहा कि तमाम केसेस के फ़ैसले जो हैं वो 3 महीने के अंदर जो हैं या होने चाहिए, और उसके लिए उन्होंने कहा कि कोर्ट्स भी ज़्यादा जो हैं बनाई जाएं। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम अपना जो जुडिशरी सिस्टम है उसको स्पीड अप कर लें तो फिर हमारे बहुत से मसले जो हैं वो हल हो सकते हैं, और लोगों को स्पीडी जस्टिस जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि नैब में तो चलो 1 साल बाद 1.5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट तक लोग चले जाते हैं, लेकिन यकीन माने कि लोअर कोर्ट्स में तो लोग एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आ जाती है, लेकिन उनके मुकदमात जो हैं वो कोर्ट्स में होते हैं, अदालतों में होते हैं, वो फ़ैसले नहीं उनसे होते, जिससे बड़ी आवाम के लिए जो है मुश्किलात पैदा होती हैं। बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, अप्रिशिएट करना चाहिए। अभी आपने एक बेहतरीन कमेंट किया और बनता है, वो कमेंट बनता था, लेकिन सर नैब अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट ये ऑब्जर्वेशन कर रही है, तो ऐसा इदारा जो खुद मुख्तार नहीं है, अगर इस तमाम फाइंड है सुप्रीम कोर्ट की, तो उस सूरत में मुझे बताइए कि क्या नैब जैसे इदारे को बंद करना चाहिए या नैब जैसे इदारे की तत्हीर करनी चाहिए, और अगर तत्हीर करनी है तो फिर किसने करनी है, और अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से बचना है तो कैसे बचना है? देखिए मैं समझता हूँ कि जो मुल्क का सबसे बड़ा पावरफुल अदारा होता है वो पार्लियामेंट है। अच्छा। और पार्लियामेंट में तमाम जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है उसमें, और दूसरी है कि सूबों में भी आपको मालूम है कि सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है, पंजाब में KPK में हमारी गवर्नमेंट है। तो तमाम जमातें जो हैं किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं उनमें स्टेक होल्डर हैं, सेनेट मौजूद है, पार्लियामेंट मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि ये काम गवर्नर का नहीं है कि इसको आगे कैसे लेके बढ़ना है, ये सेनेट और पार्लियामेंट का काम है कि इस पर जो भी अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है या कोई दूसरी चीज़ें हैं तो सिर जोड़ के मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में। लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से काउंटलेस मीटिंग्स हुई हैं पिछले 4-5 साल में, तो उनका जहन जो है वो बड़ा क्लियर है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जो मुल्क में करप्शन है इसका एहतसाब होना चाहिए, और एहतसाब जो है वो बिला तफरीक होना चाहिए, विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। तो इस सोच को लेके अगर हम सब सारी जमातें ये समझ लें, आपस में तय कर लें कि भाई हमने जिसने चोरी की है उसको हमने पकड़ना है, किसी नाजायज़ जो है बुनियाद पे
या पॉलिटिकल एफिलिएशन की बुनियाद पे किसी को खिलाफ विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम सर जोड़कर ये लोग बैठें तो मैं समझता हूँ कि बड़ी खुश असलूबी से ये मामला जो है वो पार्लियामेंट में और सेनेट में तय हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। गवर्नर साहब, तज्जियाकार कहते हैं जहांगीर खान तरीन साहब को साइडलाइन कराने में जो ग्रुप पेश था, उस ग्रुप में आप भी शामिल थे, इसके ऊपर आप कैसे कमेंट करेंगे? देखिए मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है कि पहले एंकर हैं जिसने मेरे बारे में ये कहा है कि मैं भी उनको फारग कराने में शामिल था। मेरे ख्याल में ये किसी एक भी शख्स ने ना कभी किसी ने आवाज़ उठाई है, ना किसी ने बात की है। देखिए मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं, लीडर हैं पार्टी के, वही वो फैसले करते हैं। और अगर वो किसी के पास कोई जाए ना कि किसी के ख़िलाफ़, तो मेरा नहीं ख्याल को वो मेरी बात सुन के किसी को निकाल देंगे, किसी और की बात सुन के मुझे निकाल देंगे। वो फैसले जो हैं ख़ुद करते हैं, मेरिट पे करते हैं। और मेरा तो ख्याल है कि जो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन हुई है, फोरेंसिक रिपोर्ट हुई है, इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो वो उन के मुताबिक जो है इमरान खान ने फैसले किए हैं। लेकिन अभी तो मैं समझता हूँ कि आगे जाना है, और मैं तो इस बात पे बिलीव करता हूँ कि एवरीवन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी इन कोर्ट ऑफ लॉ। मसला तो सारा सर कोर्ट ऑफ लॉ में गिल्टी प्रूव होने का है ना गवर्नर साहब, मसला तो सारा कोर्ट ऑफ लॉ में गिल्टी प्रूव होने का है। और गुज़िश्ता 2 साल से तो हम यही देख रहे हैं, मुसलसल लोग छूट रहे हैं क्योंकि सबूत नहीं है। और जब सबूत नहीं होते हैं तो फिर कौन गिल्टी करार दिया जाएगा? तो फिर जब सबूत नहीं है, जब प्रोसिक्यूशन वीक है, प्रॉब्लम ये है भाईजान, एक तो प्रोसिक्यूशन वीक है, दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं तो सच्ची बात है कि कई चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान में समझने से कासर हूँ। अच्छा। कि मैं बरतानिया में रहा हूँ, वहाँ तो अगर मेरे पास अगर 2 लाख पाउंड का मकान है और मेरी आमदनी जस्टिफाई नहीं करती, तो ये प्रूफ ही है, इसको प्रूफ ही वहाँ समझते हैं। बुज़दार साहब की रिप्लेसमेंट इन दोनों शख्सियात में अगर हो सकती है तो कौन बेहतर हो सकती है? चौधरी परवेज़ इलाही साहब, हाशिम जमा बख्श। अभी चूँकि वैकेंसी खाली नहीं है तो मैं चीज़ों को मफरूज़ों पे नहीं बिलीव करता। मेरे ख्याल में अभी जब वैकेंसी खाली होगी तो फिर आप सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब दूँगा। वेलकम बैक। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है, उनसे अपने गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गवर्नर साहब, फवाद चौधरी साहब ने कुछ दिन पहले एक अमरीकी टेलीविज़न को इंटरव्यू हेल वड़ाई साहब को, आपने वो देखा होगा, उन्होंने कहा कि 5-6 महीने का वक्त दिया है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने। और उसी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन साहब के दरमियान लड़ाई का जो एक मामला था उसको पेश किया था। आप ये फरमाइएगा कि 5-6 महीने का टाइम वाकई दिया गया है, और ये जो डिवाइड 3 लोगों के दरमियान बताई है, क्या वाकई ये डिवाइड थी पार्टी के अंदर है या सिर्फ बातें हैं फवाद साहब की? देखिए मैं अर्ज़ करूं जी, जब इलेक्शन से पहले जी तो जाहिर है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। अपना जो है पूरी दुनिया में जो पार्टियां हैं उसमें मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोग जो हैं होते हैं। इसी तरीके से नून में भी हैं, पीपल्स पार्टी में भी हैं, तहरीक इंसाफ में भी हैं। और जब मैं लेबर पार्टी में था यूके में, तो यहाँ तो 2-3 ग्रुप्स की बात की है, वहाँ इससे भी ज़्यादा ग्रुपिंग होते हैं। लेकिन मेरा एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत में आने के बाद जी हमने ये फ़ैसला किया था कि हम सब ने अब मिल के अपने इख्तलाफात को भुला के मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क में रूल ऑफ लॉ लाने के लिए, मुल्क में खुशहाली लाने के लिए, मुल्क से बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए, और जो वादे हमने कौम से किए हैं, नया पाकिस्तान और एक पाकिस्तान, वो वादे हमने पूरे किए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि जिस नौइयत की मीडिया में खबरें चलती हैं कि इतने बुरे हालात पार्टी के अंदर थे, सर खबरें नहीं चलती मेरे ख्याल गवर्नर साहब, खबरें नहीं चलती, खबरें बाद में चलती हैं जब कोई वफाकी वजीर और उनका ताल्लुक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री से है, वो अगर एक इंटरनेशनल टेलीविजन को इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि 6 महीने का वक्त दिया गया है, तो खबर तो उन्होंने खुद दी ना। तो इसके ऊपर मैं आपका पॉइंट चाह रहा था और देना चाहिए आपको। मैं तो इस
मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ कि कम से कम मेरे इल्म में नहीं है कि 6 महीने का हमें नोटिस दिया है। मेरे ख्याल में अवाम ने हमें 5 साल का मैंडेट दिया है और हम 5 साल अपने पूरे करेंगे, उसके बाद अवाम के पास जाएंगे। इंशाअल्लाह अगर हमने डिलीवर किया तो अवाम हमें यकीनी तौर पर दूसरा मौका भी देंगे। अगर हम डिलीवर ना कर सके तो वो हमें घर भेज देंगे। और यही जमहूरियत का हुस्न है, यही तरीका है कि अकाउंटेबिलिटी जो करनी है वो हमारी जो नोटिस है वो अवाम ने देना है, हमें अवाम ने फ़ैसला करना है। और किसी जगह से ये फ़ैसला नहीं होना कि हमने 6 महीने मिले हैं या 3 महीने मिले। तो पार्टी के अंदर जो डिवाइड की बात उन्होंने की वो आप समझते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं थी जहांगीर तरीन साहब, असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के दरमियान? नहीं, कोई देखिए मैं अर्ज़ करूं जी, इख्तलाफ राय तो होता है लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक तो ये अगर हम सोचें कि हम सारे पार्टी के लीडर और हमने ये करके चीज़ें देखी है, मैं अपने एक्सपीरियंस की बिना पे आपको बात कर रहा हूँ। जी जी। अगर 10 लोग जाएँ ना इकट्ठे होके कि जी हम फ़लाँ बंदे के ख़िलाफ़ हैं फ़लाँ, तो इमरान खान उस पर उल्टा रिएक्ट करते हैं, वो नहीं प्रेशर लेते। मैं आपको बिल्कुल ये बात यकीन से कहता हूँ। अगर आप ये समझते हैं कि 6-7 लोग जाएंगे प्राइम मिनिस्टर के पास और वो उनसे कहेंगे कि फ़लाँ शख्स को जो है उसको साइलेंट कर दो, और हमारे कहने पे या 6-7 लोगों के कहने के उल्टा रिएक्शन करते हैं, वो बिल्कुल प्रेशर नहीं लेते किसी का। मैं आपको ये बात यकीन से कहता हूँ। और इमरान खान कभी किसी का भी बेशक जितने मर्जी लोग इकट्ठे होकर चले जाएं, कोई प्रेशर नहीं लेते। और हम सब को इस बात का इल्म है कि वो प्रेशर नहीं लेते। सर स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन को जाहिर है प्रेशर नहीं लेना होता, और 5 साल का यानी आपका टेस्ट मैच खेलने के लिए आप खड़े हुए हैं तो जाहिर है कि उनको प्रेशर लेना भी नहीं चाहिए। अब मुझे ज़रा थोड़ा सा लाइटर नोट पे ये फरमा दीजिएगा, चांद की तारीख आप रुयत हिलाल कमेटी की मानते हैं या फवाद चौधरी साहब की पहले बताई हुई? जी मैं तो जो है साइंस जो है उसको भी मानता हूँ और उलमाए कराम का भी एहतराम करता हूँ। देखें, अब जब हम टाइमिंग करते हैं, दूसरी चीज़ें करते हैं तो साइंस की बुनियाद पे करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि साइंस और उलमाए कराम जो हैं इनको इकट्ठे मिलके चलना है। ये साइंस और उलमाए अलहदा नहीं है, उलमाए कराम भी साइंस को मानते हैं और हम उलमाए कराम को भी अच्छा, -1 के हवाले से सर पीपल्स पार्टी कहती है कि हम -1 नहीं चाहते, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कहती है कि -1 जमहूरी इक़दार के खिलाफ है, हम भी -1 नहीं चाहते। लेकिन फ्लोर ऑफ द हाउस पे खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान -1 की बात कर जाते हैं। ये बात उस वक्त कोई बंदा करता है जब उतने प्रेशर में हो कि -1 की किसी ने बात की हो, जब मुल्क की 2 बड़ी अपोजिशन जमातें -1 की बात नहीं करती और प्राइम मिनिस्टर अपने मुंह से कह देते हैं, तो प्रेशर किस तरह का प्रेशर है सर फिर? और अगर प्रेशर नहीं है तो ये बात करने की ज़रूरत क्या थी? देखें, पहली बात तो ये है जी कि पाकिस्तान में मैंने पहले भी कई बार अर्ज़ किया है कि पाकिस्तान में कभी भी -1 नहीं हो सकता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में हमारी सियासी जमातें जो हैं वो कमज़ोर हैं और लीडरशिप जो है मजबूत है। लीडर्स आर बिगर दैन दी पार्टी। तो जिस मुल्क में पार्टी के लीडर जो हैं बिगर हों और लोग ये समझें कि लोगों ने वोट उनकी ज़ात को दिया है, तो फिर किस तरीके से आप -1 कर सकते हैं? आप जरदारी को -1 नहीं कर सके, जरदारी साहब को, आप नवाज शरीफ को -1 नहीं कर सके, तो इमरान खान को आप कैसे -1 कर लेंगे? और मैं समझता हूँ कि ये बिंचोर जो है वो व्यूज़ है पीपल्स पार्टी का भी, नून का, कि वो -1 नहीं चाहते। और मेरा अपना जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है कि ये जो तब्दीली की आप बातें कर रहे हैं वो जो हैं उनमें भी वहाँ पर नून में भी और पीपल्स पार्टी में भी इख्तलाफात हैं, क्योंकि बहुत से लोगों की सोच यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने 5 साल पूरे करने चाहिए, हमें हाउस में तब्दीली जो है लाने की अटैम्प्ट नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं कभी भी एक नुक्ते पे इकट्ठी जो हैं वो नहीं हो सकती। एक आखिरी सवाल साहब, बुज़दार साहब की रिप्लेसमेंट इन दोनों शख्सियात में अगर हो सकती है तो कौन बेहतर हो सकती है? चौधरी परवेज़ इलाही साहब, हाशिम जमा बख्त? देखें, अभी चूँकि वैकेंसी खाली नहीं है तो मैं चीज़ों को मफरूज़ों पे नहीं बिलीव करता। मेरे ख्याल में अभी जब वैकेंसी खाली होगी तो फिर आप सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब दूँगा। बेस्ट गवर्नेंस किसकी हो सकती है एक्सपेक्टेडली? वैसे तो बुज़दार साहब की आप तारीफ़ें बड़ी कर रहे हैं, अल्लाह करे वो इसी तरह से काबिल तारीफ़ रहें। देखें मैंने अर्ज़ ये किया है
कि अभी वैकेंसी नहीं है। जब वैकेंसी होगी तो फिर उसमें बारे में सोचेंगे कि हु इज़ बेटर, हु इज़ बेस्ट, किसको आना चाहिए। और वो भी फैसला मैंने नहीं करना, मैं तो अपनी राय दे सकता हूँ। वो भी अगर प्राइम मिनिस्टर साहब मांगे तो फैसला तो प्राइम मिनिस्टर ने करना है। अब भी प्राइम मिनिस्टर का फैसला है कि उस्मान बुज़दार जो हैं वो वज़ीर आला रहेंगे। अगर कभी कि उन्होंने फैसला अपना तब्दील किया तो वो भी उन्होंने करना है। एक आखिरी सवाल सर, कोविड-19 इसके ऊपर माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से काबू पाने की कोशिश की गई। गवर्नमेंट के इक़दामात, इस्लाहात बड़ी ज़बरदस्त थी, काबिल तारीफ़ हैं। जितना इसकी तारीफ़ की जाए कम है। पाकिस्तान उस क्राइसिस से निपटने के लिए शायद मुश्किल में आ जाता है, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा वाइजली स्टेप अप किया। आप पब्लिक को कोई मैसेज देना चाहेंगे फाइनली सर इसके ऊपर कि किस तरह एहतियात करें? जी, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये यकीनी तौर पर हुकूमत की भी, फेडरल गवर्नमेंट की भी, तमाम सूबों की हुकूमतों की भी, और ख़ास कर मैं ये कहूँगा कि हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, तिबी अमला जिस जुर्रत के साथ, जिस बहादुरी के साथ अपनी जान को ख़तरे में डालकर उन्होंने लोगों का इलाज किया है, जिस तरीके से उन्होंने फ्रंट लाइन पे ये लड़ाई लड़ी है, 22 करोड़ आवाम जो हैं उन पर फ़ख्र करते हैं। उसके बाद हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, उलमाए करदाम ने अपना किरदार अदा किया है। तो हम सब ने मिल के रेजिलियंस शो की है। और अब मेरी लोगों से यही अपील होगी कि खुदा के लिए SOPs जो हैं, चाहे वो मवाशी मंडियाँ हैं, चाहे ईद उल अज़हा है, चाहे मुहर्रम अल हराम है, अगर हमने इसको तदब्बर के साथ, हिकमत अमली के साथ और मुख्तात एहतियाती तदाबीर इख्तियार की तो फिर इंशाअल्लाह हम कोविड-19 से निजात भी हासिल कर लेंगे और मुल्क को दोबारा फिर कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे सब मिल के कि हम उस मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा करें, मईशत को बेहतर करें। जो लोग बेरोज़गार हुए हैं, जिन लोगों के बिज़नेस नुकसान हुए हैं, ताकि वो बिज़नेस जो हैं अपने दोबारा अपना काम जो है वो शुरू कर सकें। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, सर आपने एक्सक्लूसिवली 1 घंटा निकाला और हमसे तफसीली बातचीत की, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।